स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यू शेपर्ड के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए कि ब्लू ओरिजिन का ये पहला प्रोजेक्ट था, यानी कि न्यू शेपर्ड बनाया गया। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, उनका पहला रॉकेट ये बना है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करेगा। जैसे कि फाल्कन 1 जो बनाया गया था वो वर्टिकल टेक ऑफ तो करता था, लैंडिंग का तो ऑप्शन ही नहीं था। ये लेकिन मतलब समझिए पहले दिन से ही था कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग किया जाएगा। और इनका सेलिंग पॉइंट है कि ये बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री करेंगे, यानी फेंक के छोड़ देना है, इनको ऑर्बिट पे नहीं जाना है, लेकिन कार्बन लाइन के ऊपर चले जाएंगे, यानी 100 किलोमीटर का जो कार्बन लाइन है उससे ऊपर चले जाएंगे। और इसका ये मतलब होता है कि जब ये ड्रॉप करेंगे, चूंकि एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस बहुत देर बाद आएगा, तो ये 10 मिनट तक का लगभग 0 G एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि फ्री फॉल में रह सकते हैं। मतलब 5 मिनट तक तो आराम से 0 G में। और चूंकि ये कार्बन लाइन इतना ऊपर है कि उसके नीचे आपको धरती का मतलब काफ़ी अच्छे से कर्वेचर दिखने लग जाएगा। तो काफ़ी मतलब बड़े एम्स थे पहले रॉकेट के हिसाब से, अगर आप देखना चाहें तो बात बनता है कि ये करना क्यों चाह रहे थे। तो इनका मेन सेलिंग पॉइंट था कि जो लोग खास करके एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि चाहे वो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट हो या आखिरी एस्ट्रोनॉट हो जो मून पे गए थे, उन सबके पास एक इफेक्ट आया जिसे कहा जाता है ओवरव्यू इफेक्ट। क्योंकि मतलब देखिए, हम लोग धरती के बारे में जानते हैं, हर कोई अपने बारे में भला सोचता है और दूसरे को दुश्मन सोचता है। लेकिन ये जब आप यूपर से देखते हो दुनिया को, जब समझ में आता है कि नहीं यही है और तो कुछ है ही नहीं, तब एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। मतलब जितने एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे वो उनको बस समझ में आता है। ये यूरी गगनयान के टाइम से हुआ, यानी कि यूएसएसआर के टाइम में भी एस्ट्रोनॉट का मतलब दिमाग खुल गया कि भाई एक ही दुनिया है और उसमें लड़ाई झगड़ा करने का जगह नहीं है। मतलब आप जब बाहर से देखोगे, जब आंख के नज़र में अट जाएगा नहीं ये पूरी दुनिया इस मेरे आंख के अंदर अट सकती है, तब मतलब एक इफेक्ट आता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत प्रोफाउंड है। और हिसाब ये है कि जितने ज़्यादा लोग इस इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग का कल्चर जो है सुधरने लगेगा। क्योंकि कल्चर में अभी सब कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, क्योंकि सबको लगता है अरे दुनिया तो है, लेकिन दुनिया कितनी छोटी ये नहीं पता है। तो इसमें मार्केटिंग का पोटेंशियल बम बम है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सर्विस को शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, ये सर्विस कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। ये बनाएंगे, उस प्रोडक्ट से कंपनी चलने लगेगी और बहुत लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब आप, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ बहुत लोग, तो ये समझिए करोड़पति वाले से ऊपर वाले डिपार्टमेंट है, यानी मिलियनर्स, हाई मिलियनर्स टू बिलियनर्स इसको छू सकते हैं। और इसका ये समझिए कि नासा, ईसा, मतलब जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस पर काफ़ी आंख लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत लो बजट टेस्ट स्टैंड हो जाता है। यानी कि एक्चुअल हाई मतलब कार्बन लाइन के ऊपर जाने पे इन्वायरमेंट्स बदल जाते हैं बहुत सारे केसेस में, जैसे कि रेडिएशन बदल जाता है, 0 G बदल जाता है। और यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन होने के चलते, मतलब कि नासा आपको अच्छा खासा पैसा देगा, अगर आप कहेंगे नहीं हम एक पूरा मिनट आपको हम 0 G देंगे, ये तो लगभग 10 दे रहा है। तो नासा बहुत सारा मिशन करना चाहता है जहाँ टेस्ट करने के लिए कि क्या मेरा जैसे कोई फ्लूइड सिस्टम है, खास करके फ्लूइड सिस्टम 0 G में चलेगा कि नहीं, उसको टेस्ट करना पड़ता है। और 0 G धरती में आप बना नहीं सकते, तो यहीं सब में टेस्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके पास ऑप्शन है कि पूरा ऑर्बिट में ही भेजो। तो ये सस्ते में वो काफ़ी सारा चीज़ निपटा सकता है। तो मार्केटिंग पोटेंशियल बहुत है, मतलब कस्टमर के लिए कि मतलब जाओ अंतरिक्ष में देखो, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिले। और प्रैक्टिकल सेंस से देखें तो नासा और ईसा या जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना टेस्टिंग करने के लिए उनको एक बम बम चीज़ मिल जाता है। तो काफ़ी पोटेंशियल बहुत है इसमें। अब बात करते हैं इनके सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो सिस्टम है रॉकेट है, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेज है, और टेक्निकली ये जो पहला सिस्टम है इसमें सिंगल स्टेज है, ये बस फेंक देता है और कुछ करना नहीं होता है। इसमें BE3 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ब्लू ऑरिजिन का तीसरा नंबर का इंजन है। और ये चल रहा है लिक्विड हाइड्रोजन पे और लिक्विड ऑक्सीजन पे। तो और ये समझिए कि लिक्विड हाइड्रोजन में उतना ऊम्फ नहीं होता है, तो इसीलिए उतना बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, 200-300 किलोमीटर नहीं जाता है। और इसका ये फ़ायदा है इंजन काफ़ी क्लीन है, यानी रीयूज़ करना मतलब बहुत आसान होता है। लिक्विड हाइड्रोजन का इंजन ही सबसे पहले से रीयूज़ होता रहा है। और इनका जो मतलब इंजन का लॉजिक है वो है कंबस्शन टैप ऑफ साइकिल। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि जैसे मैंने जितने इंजन के बारे में बात किया सब में गैस जनरेटर होता था, जो कि गैस बनाता है जिससे टरबाइन चलाया जाता है। टरबाइन से आपका पंप प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज पंप से फ्लूइड जो निकलता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, वो चेंबर में बर्न होता है। यहाँ पे वो सारा बाईपास कर दिया। तो टर्बो पंप तो अभी भी है, लेकिन टर्बो पंप को चलाने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस जो चाहिए जिससे उसको चलाए, वो सीधा मेन चेंबर से निकाल के दे देते हैं। बेनिफिट सिंप्लिसिटी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास गैस जनरेटर का हुआ नहीं है। साइड इफेक्ट उसको स्टार्ट करना बहुत फजीयत वाला बात होता है, लेकिन और प्लस वो टर्बाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि वो टेम्परेचर फुल हाई टेम्परेचर को झेल रहा है। मतलब गैस जनरेटर का पूरा लॉजिक वही होता है कि कम टेम्परेचर का गैस बनाओ, ये कम टेम्परेचर का गैस बनाता नहीं है। तो ये सिस्टम इस्तेमाल करें
लेकिन ये ओपन साइकिल है, तो इफिशियंसी बहुत नहीं है। और इसका लेकिन एक खासियत जो इनको बहुत अच्छे से मिला, इनके डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे से सामने आया कि इनका इंजन का थ्रॉटल बहुत डीप जाता है, यानी कि कंप्यूटर बहुत अच्छे से हाई रेजोल्यूशन में कंट्रोल कर सकता है, कितना धीमे करो, कितना पावर निकालो, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिव इंजन माना जाता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है कि ये पहला जब सिस्टम बना था कि जो लैंडिंग कर रहा था, लैंडिंग बर्न आप देखेंगे कि बहुत अच्छा से आराम से लैंड कर रहा है, मतलब कि टेंशन मत लो। तो ये कैसे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंजन में थ्रॉटल का कंट्रोल बहुत अच्छा है। एक ही इंजन है, एक ही इंजन से सब चीज़ करना है, लेकिन ये कर पाते हैं क्योंकि इंजन का थ्रॉटल कैपेसिटी बम बम है। अब बात करते हैं इनका टाइमलाइन क्या है। इनका टाइमलाइन था कि पहली बार जब एक्चुअली बना के टेस्ट करने के, कंपनी तो बहुत पहले में थी, ये स्पेसएक्स से पहले बनी थी, लेकिन इनका पहली बार टेस्ट हुआ था 29 अप्रैल 2015 में। तो हो चुका है टेस्ट काफ़ी जो, और अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 टेस्ट हो चुका है, और उसमें सबका सब सक्सेसफुल है सिवाय पहले वाला को जिसमें लैंडिंग फेल हुआ था। लेकिन मतलब कैप्सूल सक्सेसफुली लैंड किया था, और मतलब कार्बन लाइन थोड़ा क्रॉस नहीं कर पाए थे, 93 किलोमीटर तक ही जा पाए थे, लेकिन वो भी पार्शियल सक्सेसफुल कहलाएगा। इनका एक भी बूम बाम बडीम नहीं हुआ है अभी तक, पूरी तरह से अच्छे से ये सेफ चल रहा है। और 13 टेस्टिंग जो हो चुका है सब में सब सेफ ही रहा है। और इनका मेन गोल है कि ये पैसेंजर सर्विस 2021 में शुरू करेंगे, जो कि पहले हिसाब चल रहा था 2019 में कर देंगे, लेकिन उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया। अब 2020 में दुनिया ही उड़ गई, तो 2021 के बारे में बात चल रहा है। तो ये एक कंपनी है, काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, पैसा के मामले तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। जेफ बेजोस के पास तो अपना समझ के पैसा $1 बिलियन सालाना दिए जा रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो कोई डिस्कशन नहीं है। टीम बड़ी है, फाइनेंशियल बैकिंग अच्छा है, रॉकेट भी धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन हकीकत से आप थोड़ा वाकिफ़ करते हैं कि कितनों कोई बात कर ले ब्लू ऑरिजिन के बारे में, स्पेसएक्स से कंपेयर में बात करना ही पड़ता है। तो स्पेसएक्स ये समझिए कि हर मामले में इसे धो चुका है, ब्लू ऑरिजिन को अच्छे से रिंस सुप्रिन से टाइट के साथ धो चुका है। मतलब इन्होंने सस्ते में किया, पहला तो वो बात हो गया। दूसरा, इन्होंने तेज़ी से किया। तीसरा, ज़्यादा चीज़ किया। अब आप ब्लू ऑरिजिन में क्या चीज़ देख सकते हैं, जैसे आप कहोगे कि ब्लू ऑरिजिन ने एक इंजन बनाया, स्पेसएक्स के पास लंबा लिस्ट हो रहा है कितने इंजन बनाए, एक इंजन एक लिस्ट बनने वाला है उनके पास, और उनका रैप्टर इंजन बन चुका है, फाइनल टेस्टिंग में चल रहा है, और इनका अभी तक जो इंजन है वो अभी तक रॉकेट पे नहीं गया है। तो हिसाब ये समझिए कि हर मामले में स्पेसएक्स इनके बाद आया और धो डाला। मतलब समझिए ये अभी तक एक बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री नहीं कर पाया, ऑर्बिट तो इनसे होना ही नहीं है, बलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री नहीं हुआ है, और उसी दरमियान कंपनी जो इनसे जवान है, जिनके पास पैसा का मतलब बोलबाल नहीं है, उसके बावजूद ये क्रू 1 तक पहुंच गई। यानी कि नासा अब इनको एज ए पार्टनर ट्रीट करने लगा है, यानी कि हम एस्ट्रोनॉट्स भेजना है स्पेसएक्स के पास, जाओ, फाल्कन 9 वहाँ तक पहुँच गया, और इसका डेवलपमेंट, डिज़ाइन, ये सब न्यू शेपर्ड के बाद हुआ। न्यू शेपर्ड अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो हिसाब यही बनता है कि आप कितना पैसा दे दें, समय नहीं खरीद सकते। और इसका मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो देखा, उसमें एक बंदे ने बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया था। हिसाब ये था कि ब्लू ऑरिजिन कुछ करके नहीं पा रहा क्योंकि कोई गोल ही नहीं है। मतलब मैं इलॉन का मस्क का काफ़ी चीज़ अच्छा पसंद करता हूँ और काफ़ी बुरा भी है, लेकिन एक चीज़ हमेशा कहता हूँ जो उनका बम बम है, सुत उठ के उनको एक गोल रहता है, सुते उठे मार्स जाना है, सुते उठे मार्स ही जाना है, डिस्कशन नहीं है, मून पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधे मार्स जाना है। अब उसमें बहुत लोग बोल सकते हैं कि नहीं वो अचीवेबल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनका गोल एकदम क्लियर है। तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रही है कि जैसे स्टारलिंक बनाओ, क्यों बनाओ, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा आया, उस पैसे से हम अपने से मार्स मिशन फंडिंग कर सकें। मतलब रॉकेट बनाओ, पहला रॉकेट, मतलब यानी कि फाल्कन 9 से ये लोग मिशन का डिज़ाइन कर रहे थे कि मार्स तक कैसे जाएंगे, और कर भी सकते थे, भले उतना प्रैक्टिकल इफिशिएंट नहीं होता, लेकिन कर ज़रूर सकते थे। तो हिसाब ये बनता है कि इनका मतलब पहले दिन से जो नींव रखा गया है एकदम सॉलिड है कि मेरे को यहाँ जाना है, और कैसे जाना है वो बस अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। और जिस स्पीड से ये तरक्की कर रहे हैं, जिस स्पीड से मतलब काफ़ी लोग कहते हैं ब्लू ऑरिजिन काफ़ी टेस्ट करके करता है, फ़र्क क्या पड़ता है, इनका तो टेस्टिंग क्रॉस हो ही चुका है, सक्सेसफुली एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर ले गया और सक्सेसफुली उतार दिया। और अब मान लीजिए किसी कारण से ऐसा ना हो, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से एक्सीडेंट होता है, तो अब नासा इसको स्क्रैप थोड़ी करेगा, वो चेक करेगा कि क्या हुआ था, क्योंकि समझ लिए एरोप्लेन आज के टाइम में बहुत इफिशिएंट हो गया है, 99.99% चांस में आप सही सलामत उतरेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो क्या प्लेन को पूरा बंद कर दिया जाएगा? नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। तो अब कहना कि सेफ्टी वाला अप्रोच उनका सही था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि समय आप नहीं खरीद सकते। आप बूढ़े कंपनी हो चुके हो, आपकी मतलब अभी तक बेस्ट केस ये है कि इनका जो इंजन बन रहा है ना वो वल्कन में इस्तेमाल होगा, जो वल्कन कब बन जाएगा भगवान जाने, और मतलब बहुत लंबा लिस्ट है, और ये पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँच गए। जिस स्पीड पर ये चल रहे हैं, बहुत अच्छा चांस है कि जो न्यू शेपर्ड के बाद जो आएगा न्यू ग्लेन रॉकेट, उससे बनने से पहले ये लोग स्टारलिंक को, ये मतलब स्टारशिप कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर स्टारशिप कंप्लीट हो गया तो डिस्कशन ही नहीं है, ब्लू ऑरिजिन के पास कोई औजार नहीं रहेगा जो आसपास भी आ सके। तो हकीकत बस यही है कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसा से समय नहीं खरीद सकते। और एक बंदे ने लगाया था कि इनका मेन दिक्कत हो रहा है, ये लोग टैलेंट को हायर नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? इनका पीआर डिपार्टमेंट
कंपेयर टू स्पेस एक्स देखिएगा तो जीरो है। पीआर डिपार्टमेंट जैसे इसरो का जीरो है तो लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि भाई इसरो करता क्या है, कैसे करता है। क्योंकि मतलब एक होना चाहिए कि मैं जानना चाहता हूँ वहाँ। एक नहीं होता कि अरे कहीं जॉब खोजते हैं, अच्छा इसरो में एप्लीकेशन है लगा देते हैं, वैसा नहीं। और ये ब्लू ओरिजिन के साथ ब्लू ओरिजिन हर चीज़ को सीक्रेट रखता है, कोई आना ही नहीं चाहता। हर मतलब लिटरली कॉलेज में बताया जा रहा है, यूएस के सब कॉलेज में जितने भी इंजीनियरिंग टॉप इंजीनियरिंग फर्म निकल रहे हैं, टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स निकल रहे हैं सीधा सीधा कि मेरे को टेस्ला में जाना है और स्पेसएक्स में जाना है। बाकी सब कंपनी हट गई है मैप से, क्योंकि वो लोग इतना पीआर पे मेहनत कर रहे हैं और सोचिए इनका प्रॉफिट इनको मिलना शुरू हो गया है। तो हकीकत बस यही कि स्पेसएक्स इनको अच्छे से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तरीके से भरपुष्ट हालत में धो चुका है इनको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन न्यू ग्लेन के बारे में, न्यू शेपर्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।